नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदातों का असर दिखने लगा है। घाटी में सरकारी नौकरियां करने वाले हिंदू लगातार हत्याओं से खौफ में आ गए हैं। दहशत के माहौल के बीच जान बचाने के लिए वो कश्मीर घाटी छोड़ रहे हैं और जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर यही बात है कि जब तक हालात नहीं सुधरते वो वापस नहीं लौटेंगे। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत उबाल मारने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से आए बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट, टारगेट किलिंग पर सियासत। हमारे एम्प्लॉयज ने मास माइग्रेशन शुरू की। हालातों ने हमें मजबूर किया है यहां से जाने के लिए। जो भी यहां से गया रोते रोते गया। कश्मीर में लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और देश भर में इस मुद्दे पर लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और अब वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि भले ही वहां से धारा 370 हटा दी गई, लेकिन वहां समस्या ज्यों की त्यों है। प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद वहां घटनाएं नहीं रुक रही और ये केंद्र सरकार की असफलता है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, अब तो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और जो आपने वहाँ जो रणनीति अपनाई कि प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, 370 हटा दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसका मतलब जो आपने इस समस्या समाधान का जो रास्ता ढूंढा वो असफल हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी कह रही है कि अब कश्मीर शांत है और 370 हटने के बाद जो कुछ घटनाएं हुई हैं तो कांग्रेस का जवाब सामने आया। लेकिन इसके पहले की लाखों घटनाओं पर सीएम जवाब क्यों नहीं देते? सीएम सकारात्मकता के बजाय इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 जब हटा और तमाम प्रकार के जो ऐसे काले कानून थे जिनको मोदी सरकार ने हटाया, आज जब वहां पर कुछ घटनाएं हो गई हैं तो एक्चुअल जो दर्द है कांग्रेस का वो बाहर आ गया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। मुझे लगता है ऐसे समय में एक सकारात्मक जवाब किसी मुख्यमंत्री का होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60-65 वर्षों तक आतंकवाद का दंश झेलने वाला कश्मीर, जब वहां पर एक शांत माहौल है, एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो आतंकवादियों ने इस तरह की घटनाएं करी हैं, उस पर कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन इनके वक्तव्य से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अन्य जो कानून वहां पर हटे हैं, उनसे कांग्रेस सहमत नहीं थी, उससे कांग्रेस खुश नहीं थी। तो एक तरफ सीएम केंद्र पर नाकाम होने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने बचाव में पहले बनाम अब की स्थिति का हवाला दे रही है। लेकिन इस बीच कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सूबे की सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए नरेश गुप्ता जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं, जुड़ गए हैं। घनश्याम राजू तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेश गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। रणनीति जो है केंद्र सरकार की फेल हो गई, तभी घाटी में कहीं ना कहीं लोग मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस आरोप लगा रही है। नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद नरेश जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। घनश्याम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आरोप तो लगा दिए गए, आखिर क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से फिल्में दिखाई गई हैं, इतना लंबी चीजों पर काम किया गया, 370 पर काम किया गया, उसके बाद भी क्या लगता है अभी भी कांग्रेस को कि हालात क्या जस के तस बने हुए हैं? क्या दुर्भाग्य है ये चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसके बाद से जो परिस्थितियां वहां निकली, कश्मीर में वर्तमान के हालात मोदी सरकार की गलत नीति और रणनीतियों की वजह से आज वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। एक फिल्म को दिखाकर 1990 के दशक में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं हिंदू परिवार के साथ जो अत्याचार हुए, उन जख्मों को पूरे करने का काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से पिछले 1 माह में 9 से अधिक
हिंदू को टारगेट करके मारा गया है। देश के 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री चुप, देश की जिम्मेदार सरकार चुप है। अमूमन एक बात बड़ी साफ तौर पे समझी जा सकती है, भाजपा मोदी जी की सरकार में भावनाओं से खेलने का बड़ा काम होता है। कश्मीर में 370 की धारा हटाकर इन्होंने देश भर में वाहवाही तो लूटी, लेकिन कश्मीर में उसके क्या परिणाम है इस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज कश्मीर में 1990 के हालात निर्मित हैं, हिंदू पलायन को मजबूर हैं, हिंदू लगातार भयभीत में मारे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की जानो माल की सुरक्षा नहीं है। अगर वो अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो जिम्मेदारान लोग, प्रशासनिक लोग उन्हें अपनी बातों को करने के लिए आंदोलन प्रदर्शन की अनुमति। मतलब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति जम्मू कश्मीर में निर्मित है और मारे गए लोगों को और उनकी जब दर्द और पीड़ा देखी जाती है तो निश्चित ये समझा जा सकता है। 19 में भी यही लोग थे जिनकी वजह से हिंदू को वहां पलायन करना पड़ा, और आज 2022 में भी जिस प्रकार की परिस्थिति कश्मीर में निर्मित है, हमारा हिंदू भाई मारा जा रहा है, हिंदू बहनें मारी जा रही है, कहीं न कहीं रक्त रंजित जो आज कश्मीर है वो मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते हैं, उनके गलत फैसलों के कारण है। अमन चैन की बात करते हैं, अगर अमन चैन होता तो इस प्रकार से लोगों को टारगेट करके मारा जाता। और अमन चैन किसे कहा जाता है? यही कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन होगा, एक के बदले दो सिर लेकर आएंगे। न सेना सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न कश्मीर पंडित सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है। कैसा अमन चैन ये भारत में लाना चाहते हैं? इसका जवाब मुझे देना होगा। लेकिन जिस प्रकार की घटना कश्मीर में घट रही है, मुझे लगता है केंद्र सरकार को जल्द इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जी, नरेश जी जुड़े हुए हैं, नरेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। नरेश जी, रणनीति केंद्र सरकार की फेल हो चुकी है, लोगों की जान वहां पर जा रही है, गैर मुस्लिमों की वहां पर जान जा रही है, क्या कहेंगे आप? हेलो नरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। केंद्र की रणनीति फेल हो गई है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, मासूमों की जान जा रही है वहां पर। नरेश जी, आपको आवाज मिल रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। घनश्याम जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अभी हमने देखा कि मूवी दिखाई गई, बहुत ज्यादा उस पर सियासत भी कहीं ना कहीं देखने को मिली, और छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की भी बात कही गई थी कहीं ना कहीं। उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि कोई असर नहीं देखा गया? देखिए ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति ये है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर सौहार्द को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करके जिस प्रकार की वो राजनीति इस देश में करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं आज कश्मीर में पूरी तरह से इसलिए फेल हो चुके हैं क्योंकि कश्मीर में धारा 370 का क्या फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ या आम वहां हिंदू परिवार को हुआ, ये तो कश्मीर के लोग जानते हैं और ये परिस्थितियां बताती हैं कि वो कितने उससे मुक्त हो पाए। लेकिन इन्होंने देश भर में उसकी वाहवाही खूब लूटी। 1990 की घटना पर आधारित द कश्मीर फाइल का जिस प्रकार का प्रमोशन तमाम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही थी, कहीं न कहीं उस विविधता को दिखाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन आज क्या स्थिति है? आप अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, ये गलत हुआ, इस बात को हमने स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति क्यों होनी चाहिए? आज पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में मोदी जी की, और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है, समाज आपके पास है, फिर ऐसी क्या स्थिति है कि आज वहां हिंदू मारे जा रहे हैं? कहां है आपके लोग? प्रशासनिक अधिकारी काम करना नहीं चाहते, वो छोड़कर कश्मीर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई ऐसा जिम्मेदार बयान केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी। आखिर किस हालात में लोग जी रहे हैं? क्या 1990, 1922, इस 25 साल में भी लोगों की यही मजबूरी है कि वहां पर इन हालातों में जीना पड़े? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में अमन चैन की स्थिति है, जम्मू कश्मीर में अमन चैन की स्थिति है? 370 की धारा का ढोल पिटना भारतीय जनता पार्टी ने देश के कोने कोने में किया, लेकिन उन परिवार से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने आतंकियों के निशानों पर अपनों को हत्या हुई है, उनसे जवाब पूछिए तो पता चलेगा दर्द क्या है। राजनीति का विषय नहीं है ऋतु जी, ये मानविक विषय है, मनुष्य का विषय है, आत्मीयता का विषय है। इसलिए मैं कुछ आक्रोशित होकर इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ, परंतु भारत की जनता और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना। जी,
नरेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, केंद्र की नीतियां रणनीतियां फेल हो गई हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं कश्मीर में जो कलह हो रही है उसके जिम्मेदार केंद्र है। कांग्रेस आरोप लगा रही है लगातार। ये आपका आरोप है कि कांग्रेस का आरोप? कांग्रेस का आरोप है सर, आप सुन तो रहे हैं इतनी देर से। आरोप सुनने की आदत ही नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को, क्या करें। अरे आप शांति रखिए, आपका सुन लिया मैंने, आप शांति रख लीजिए। मैं देश को शांत कराइए, मुझे नहीं नरेश जी, देश को शांत कराइए, कश्मीर को शांत कराइए जहाँ आग लग रही है। अरे कश्मीर के फुंसी को कोड बनाने वाले राजनीतिक दल के लोग मैडम उनको या वही बोल रहे हैं या मैं बोल लूं, व्हाट इज द नीड? मेरा आपने क्यों बुलाया? घनश्याम जी बोलने दीजिए नरेश जी को, आपने भी अपना पक्ष रखा। नरेश जी बोलिए। आप मुझे बुलाए हो तो मुझे सुनने के लिए बुलाए हैं कि और किसी बात के लिए बुलाए? बोलिए। कांग्रेस पार्टी वह राजनीतिक दल है जो कश्मीर की फुंसी को कोर में परिवर्तित किया। आर्टिकल 356 संविधान को, आर्टिकल 358 संविधान में किस रूप में आया? ये देखो, इनको चुप करा दीजिए मैडम, आप इनको चुप करा दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। घनश्याम जी आपने अपना पक्ष रखा, काफी देर तक आपने पक्ष रखा। नरेश जी को भी मौका दीजिए, वो भी बोल सके आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। नरेश जी बोलिए। देखिए, आर्टिकल 35A संविधान में किस दिन इंडक्ट हुआ, मूल संविधान में था कि नहीं, और लोकसभा में कब पारित हुआ, ये बताएं। इस राजनीति, इस कश्मीर की समस्या के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी है। हमारे शहीद प्रश्न उठाने से पहले अपने देखो मैडम, आई विल लीव द मीटिंग, आई विल लीव दिस डिस्कशन। घनश्याम जी आपको पर्याप्त समय दिया गया। घनश्याम जी आपने अपनी बात रखी ना, आप नरेश जी को सुनिए तो सही, आपकी भी बात सुनेंगे। आपके पास फिर लौटूंगी मैं, आपकी बात सुनेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी पर बात करें, पंडित नेहरू जी पर बात करने की आवश्यकता नहीं क्या है। वो भारत, विशाल भारत के, सुन लीजिए मैडम, मैं बैठक छोड़, मैं आपका डिबेट छोड़ दूं, आप चाहते हैं डिबेट छोड़ दूं? आप मेरी बात तो सुनिए, आप बोलने तो दीजिए। पर्याप्त समय आपने भी बोला, कम से कम सामने वाले की तो बात सुनिए। आप इतने एलिगेशन लगा रहे तो सामने वाले से जवाब तो लीजिए। देखो मैडम, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ, यदि इन्होंने अब इंटरप्ट किया तो मैं आपके परमिशन से मैं छोड़ दूंगा, और परमिशन अभी ले लिया हूं, ये मैं बता देता हूं आपको। ये मर्यादा और बदतमीजी कर रहे हैं जी, बोलिए। ये बदतमीजी है इस राजनीतिक दल के नेता की जी, ये बर्दाश्त नहीं होगा, और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। देखिए, इस कश्मीर की जो समस्या है उसके मूल आरोपी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आर्टिकल 350A को किस डेट में लोकसभा से पारित हुआ, वो तो मूल संविधान में नहीं था। इस बात की जानकारी मैडम मैं छोड़ रहा हूँ डिबेट, मैडम मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। ये बदतमीज है, घटिया लोग हैं, राष्ट्र विरोधी है, पंडित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या है। इतनी देर से बहस हो रही है, आपने अपनी बात रखी, आपने इतने सारे एलिगेशंस लगाए, आपने अपनी तरफ से सारी बातें रखी, कम से कम जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, आप जिम्मेदारी किसकी है? आज कश्मीर चल रहा है, उसकी जिम्मेदार आप लोग हैं, आप उस पर बात करिए। अपनी जिम्मेदारी से भागकर पंडित नेहरू को पूछने का काम मत करिए। भारत के जन्मदाता है पंडित नेहरू, आप इस तरीके से उन्हें सोचकर अपने आप को बड़ा भी बता सकते। आज हम सब अगर भारत, विशाल भारत की देन है तो पंडित नेहरू जी की देन है, लेकिन जो कश्मीर का वर्तमान मुद्दा है आप उस पर बात करिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बात करते हैं। ठीक ठीक, नरेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद वो हमारे साथ अब नहीं है। ठीक है घनश्याम जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सीएम साहब ने एलिगेशन लगाया डायरेक्ट, आपके पास फिर घनश्याम जी माफी चाहूंगी, आपके पास फिर लौटूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ठहरिए, आपके पास फिर लौटूंगी। एक बार नरेश जी की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। नरेश जी आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। बात करें, वो पंडित नेहरू जी को पोस्ट कर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बात करते। ठीक है ठीक है ठीक है घनश्याम जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। सीएम साहब ने एलिगेशन डायरेक्ट लगा दिया, केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीधे जिस तरह से हमला बोला है, आप क्या मानते हैं जो बयान सीएम साहब का है,
आखिर क्या पलायन अभी तक रोकने में केंद्र सरकार कामयाब नहीं हो पाई है? देखिए, स्पष्ट बात यह है, देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू, धारा 370 हटने के बाद जो वहां पर परिस्थितियां हुई थी, जिसके दावे इन्होंने किए थे पर कि वहां पर हर हिंदू जमीन खरीद सकता है, अब लाल चौक पर वहां पर फुलवारियां होंगी और तमाम प्रकार के इन्होंने सपने दिखाए। लेकिन आज जिस प्रकार से वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी इनकी है। आप इनकी जिम्मेदारी से अगर ये भागकर ये पंडित नेहरू जी को 1956 की गाथा में कोसने की बात करेंगे तो इन्हें शायद भारत का इतिहास पता नहीं। अगर भारत का इतिहास पता होता तो पंडित नेहरू जी को कोसने के पहले 4 बार ये सोचते। लेकिन जो इन्होंने इतिहास को बदलकर जिस प्रकार की गाथा गढ़ने का काम भारत में किया है, एक लाइन की बात सीधी है कि आज कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हिंदू कर्मचारी अधिकारी वहां काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार मौन बैठी हुई है। वो उस पर क्या नीति बना रही है, ये सवाल है और इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। अब इस पर जवाब देने के बजाय वो अगर पंडित नेहरू को गालियां देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका। नरेश जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए।